जो समय के उस सच्चाई के बारे में जो लिखा था, बोलना गुना, खांसना गुना, आंगन में औरतों का हंसना गुना। जो समय के जो इस उस सच्चाई के बारे में उन्होंने 80 के दशक में जो लिखी थी, उस स्थिति में कोई तब्दीली अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे समय में कविता कैसे पढ़ना चाहिए, मनोवेगों के उस उच्छृंखल प्रवाह को, जैसे कि हम कविता कहते हैं, जहां कवि शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं पाठक, जैसे कि परस्पर पूरक बनकर कवि और पाठक खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में कविता को पढ़ना कैसे है, इसके बारे में वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे शोधार्थी और अध्यापक गण उनके वक्तव्य से लाभ जरूर उठाएंगे। अंग्रेजी अध्यापक होने के बावजूद हिंदी में अपने भावों का सही तरीके से समय के यथार्थ को प्रतिबिंबित करने वाले समकालीन समाज है समकालीन कविता के महान कवि अरुण कमल जी, आपका स्वागत है हमारे इस वक्तव्य में। बहुत खुशी के साथ हम सहर्ष आपका स्वागत कर रहे हैं और आपका विस्तृत परिचय देने के लिए, वैसे हम सब आपसे बहुत ही परिचित है, फिर भी ये जो वक्तव्य जो हम शुरू कर रहे हैं इस व्याख्यान माला की औपचारिकता के लिए मैं हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माजिदा को आपका विस्तृत परिचय देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माजिदा। सुमा जी सुन रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहे हैं। धन्यवाद सुमा जी। सबको सादर प्रणाम। व्याख्यान माला के आज के दिन हमें श्री अरुण कमल जी को प्रवक्ता के रूप में मिला है, जो हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। वास्तव में उनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केरल के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी कविताएं शामिल है। फिर भी औपचारिकतावश मुझे उनका परिचय देना है। श्री अरुण कमल जी समकालीन कविता के प्रगतिशील कवियों में सबसे प्रमुख है। आज के युग में आम जनता को अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी समस्याओं का जीवंत चित्रण उनकी रचनाओं से हमें मिलता है। 1980 में प्रकाशित अपनी केवल थार उनका पहला काव्य रचना है और उनकी दूसरी रचना है साबूत, जो 1989 में प्रकाशित हुआ है, और उनकी तीसरी रचना और सबसे प्रमुख रचना है नए इलाके में, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा पुतली में संसार तथा में वो संघ महासंघ उनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं। और कवि के साथ ही साथ आलोचक के रूप में भी श्री अरुण कमल जी को काफी प्रसिद्धि मिली है। और 2002 में प्रकाशित कविता और समय तथा 2009 में प्रकाशित गोल्डमेज उनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कवि और आलोचक के साथ ही साथ अनुवादक के रूप में भी श्री अरुण कमल जी काफी प्रसिद्ध हैं। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक हैं। साथ ही साथ भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान आदि पुरस्कारों से भी वे सम्मानित हुए हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को आज के प्रवक्ता के रूप में मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उन्हें सहर्ष इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी मैं खुशी के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद।
मैडम नमस्ते, वे लाइन पर नहीं है मैडम? नहीं, अभी जुड़ जाएगा, उनके नेट का प्रॉब्लम है, जी उन्होंने फोन हम करके बता दिया है। जी हम थोड़ा, इंतजार करेंगे मैडम, इंतजार हाँ, करेंगे। हम इंतजार करेंगे सर। जी जरूर। मैं एक सरकारी हाई स्कूल का अध्यापक हूँ मैडम। ठीक है सर। तो इधर जी के ही है, जी, केरल के या? मैं केरल का आदमी हूँ, पूंजार, कोट्टयम जिला पूंजार में रहता हूँ। अच्छा वहाँ अच्छा अच्छा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वागमन में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत ही थोड़ा अच्छा बात है। हाँ, थोड़ा लिखने का आदत भी है। अब करीब 14 का साझा काव्य संग्रह निकल चुका है अभी अभी दिल्ली से। ओके सर, ओके जी सर, थैंक यू। इसीलिए मैंने आया, उनको देखने की इच्छा इच्छा थी, इसलिए आया मैंने। लिंक अच्छा मिला अच्छा, मुझे, इसलिए तहे तो दिल से आपसे चर्चा में आभारी। भाग लीजिएगा, जी चर्चा में आपसे भाग आभारी। लीजिएगा। जी जरूर जरूर जरूर, आपसे आभारी। ओके सर। ओके थैंक यू। मेरा है सर। मैडम नमस्कार। हाँ मैम नमस्कार। हाँ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र, डीएवी ठीक नरेला है। सोनीपत अच्छा से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अरुण कमल हेलो। जी आ चुके हैं। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। आदरणीय प्राचार्य महोदया, आदरणीय सुमा जी, शबाना जी, माजदा जी, सभी अध्यापक गण, शोधार्थी गण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज आपसे एक प्रिय विषय पर यानी कविता पर बातचीत करने के लिए मिला। इसके लिए मैं महाविद्यालय का और खासतौर से शबाना जी का बहुत आभारी हूँ। मुझे थोड़ा संकोच भी है कि मैं इन चीज़ों के बारे में, तकनीकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए कभी कभी आपसे मुखातिब होने में संपर्क टूट जाता है। अगर फिर ऐसा हो तो आप माफ़ करिएगा। हमारी कोशिश होगी कि ये ठीक ठीक चले, लेकिन कई बार ऐसा मेरे अख्तियार के बाहर है। सबसे अच्छा तो होता है कि हम लोग मिलजुल करके इस विषय पर बात करते हैं और आमने सामने कविताओं को रख के बात करते हैं। लेकिन अभी एक खास परिस्थिति है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब कोई कविता हमारे पास आती है तो वो भी ऐसे ही आती है, कभी नहीं आता हमारे पास, केवल कविता आती है। कई बार हम बिल्कुल अकेले होते हैं और उस अकेलेपन में ये कविता आती है। तो आप समझिए कि वैसे ही हो रहा है कि कविता आपके सामने है, आप उसको पढ़ने जा रहे हैं और कैसे पढ़ें, ये सवाल पैदा होता है। जब से आधुनिक कविता आई तब से ये सवाल दुनिया की हर भाषा में आया कि कविता को कैसे पढ़ें कि वो पूरी तरह समझ में आए। आधुनिक कविता थोड़ी जटिल होती है, थोड़ा उसको समझना कठिन होता है। कई बार इसके लिए कवि को जिम्मेवार माना जाता है और कई बार कवि समझ में न आने के लिए पाठक को जिम्मेवार मानता है। हो सकता है दोनों बातें सही हो, लेकिन अगर हम थोड़ी कोशिश करें बतौर पाठक, तो कोई कविता ऐसी नहीं है, किसी भी भाषा की कविता, जो समझ में ना आए। हर कविता समझ में आएगी, क्योंकि किसी न किसी भाषा में है। जैसे मान लीजिए वो हिंदी में है, या मान लीजिए वो मलयालम में है। अगर वो हिंदी में है और हमारी भाषा भी हिंदी है, यानी हम हिंदी जानते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वो कविता हम तक न पहुंचे। कोई कारण नहीं है कि हम कविता न समझ पाए। तो फिर क्यों दिक्कत होती है?
ऐसे ही मलयालम के बारे में है। मान लीजिए शंकर पिल्लई की कविता है या सच्चिदानंदन की कविता है और हमें दिक्कत होती है, जबकि भाषा उनकी भी मलयालम है, हमारी भी मलयालम है, फिर भी कठिनाई होती है। क्यों होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? भाषा एक ही है, शब्द भी एक ही हैं, फिर क्यों दिक्कत है? फिर भी इसके लिए अब मैं बात करता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग, अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे, कोई टिप्पणी होगी, तो फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। इसमें पहला चरण तो ये है कि कविता जो पृष्ठ पर लिखी है या छपी है, उसे सामने रख के हम चुपचाप पढ़ें, बिल्कुल खामोशी के साथ। और खामोशी के साथ पढ़ने में, यानी लिखी हुई कविता जो सजावट कागज पर है, उसको ध्यान से देखने पर कविता के स्थापत्य का पता चलता है। ये कविता कैसे बनी है? जैसे कोई मकान ईंटों से बनता है और मकान को देखने से लगता है कि उसमें ईंटें इस तरीके से बिछाई गई हैं। उसी तरह कविता को देखने से ये लगता है कि ये कैसे ईंटें इससे बिछाई गई हैं, यानी शब्द कैसे बिछाए गए होंगे। जो आज की कविता है उसको आप सब जानते हैं कि कई बार पंक्तियाँ कुछ ज़्यादा लंबी, कुछ कम लंबी, कुछ छोटी, कुछ बहुत छोटी होती हैं। कई बार छपने में अंतराल भी होता है पंक्तियों के बीच। हम इस सब पर ध्यान दें और उसको खामोशी के साथ पढ़ें, चुपचाप पढ़ें, जिसको हम कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी में कहें, रीड इट साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप पढ़ें। ये पहला चरण हुआ कविता को पढ़ने। अब दूसरा चरण, इसको बोल कर पढ़ें, यानी जोर से पढ़ें। इसको क्या हम वीडियो ऑफ कर दें? जो सजावट कागज पर है, उसको ध्यान से देखने पर कविता के स्थापत्य का पता चलता है। ये कविता कैसे बनी है? जैसे कोई मकान ईंटों से बनता है और मकान को देखने से लगता है कि उसमें ईंटें इस तरीके से बिछाई गई हैं। उसी तरह कविता को देखने से ये लगता है कि ये कैसे ईंटें इससे बिछाई गई हैं, यानी शब्द कैसे बिछाए गए होंगे। जो आज की कविता है उसको आप सब जानते हैं कि कई बार पंक्तियाँ कुछ ज़्यादा लंबी, कुछ कम लंबी, कुछ छोटी, कुछ बहुत छोटी होती हैं। कई बार छपने में अंतराल भी होता है पंक्तियों के बीच। हम इस सब पर ध्यान दें और उसको खामोशी के साथ पढ़ें, चुपचाप पढ़ें, जिसको हम कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी में कहें। और खामोशी के साथ पढ़ने में, यानी लिखी हुई कविता जो सजावट कागज पर है, उसको ध्यान से देखने पर कविता के स्थापत्य का पता चलता है। ये कविता कैसे बनी है? जैसे कोई मकान ईंटों से बनता है और मकान को देखने से लगता है कि उसमें ईंटें इस तरीके से बिछाई गई हैं। उसी तरह कविता को देखने से ये लगता है कि ये कैसे ईंटें इससे बिछाई गई हैं, यानी शब्द कैसे बिछाए गए होंगे। जो आज की कविता है उसको आप सब जानते हैं
कि कई बार पंक्तियां कुछ ज़्यादा लंबी, कुछ कम लंबी, कुछ छोटी, कुछ बहुत छोटी होती हैं। कई बार छपने में अंतराल भी होता है पंक्तियों के बीच। हम इस सब पर ध्यान दें और उसको खामोशी के साथ पढ़ें, चुपचाप पढ़ें, जिसको हम कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी में कहें, रीड इट साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप पढ़ें। ये पहला चरण हुआ कविता को पढ़ने। अब दूसरा चरण, इसको बोल कर पढ़ें, यानी जोर से पढ़ें। इसको क्या हम वीडियो ऑफ कर दें? ये वीडियो ऑफ कर दें अगर नेट स्लो है तो? अगर आप ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ कर सकते हैं सर। तो आपकी अभी तो आवाज तो बराबर आ रही है। अच्छा, ठीक है। दूसरा चरण है, इसे बोल कर पढ़ें, यानी जैसे हम बोलते हैं वैसे कविता को पढ़ें। और जब हम बोल के इसको पढ़ते हैं तो कविता की लय को हम पकड़ पाते हैं। हर कविता में एक संगीत होता है। बिना संगीत के, बिना लय के कविता संभव नहीं। जो कविता बिल्कुल गद्य में लगती है उस कविता में भी एक संगीत होता है, उस कविता की भी एक अपनी लय होती है। लय और संगीत केवल छंदोबद्ध कविता में नहीं होता, ये हर कविता में होगा ही। जैसे बोलने में भी होता है, बोलने में नाटकीयता होती है और बोलने में एक संगीत होता है, वैसे ही हर कविता में संगीत का तत्व होगा ही, लय होगी। जो आज की कविता है उसमें लय प्रायः उस तरह से नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैत्री शरण गुप्त की कविता में, या दिनकर की कविता में, या बच्चन की कविता में। ये अलग तरह की लय है। अब इस लय पर हम ध्यान दें अगर जोर से बोल के पढ़ते हुए, तो हमें लगेगा कि ये सांस की लय है। एलन ऐसा पढ़ने में कविता का संगीत हम समझ सकते हैं। जैसे जब हम बोल के पढ़ते हैं तो उसकी धड़कन जो कविता की है उसे हम महसूस करते हैं। इससे एलन गिन्सबर्ग ने, अमेरिका के बहुत बड़े कवि हुए एलन गिन्सबर्ग, उन्होंने इसके लिए एक सुंदर पद दिया, ब्रेथ रिदम, सांस की लय। हर कविता एक तरह का बोलना है, हम बोलते हैं, और ये बोलना अलग अलग तरीके का है। जोर से बोलना, बहुत धीरे बोलना, फुसफुसा के बोलना, गुस्से में बोलना, प्रेम से बोलना, भर्त्सना करना, और ये सब कुछ कविता में आता है। और ये आता है कविता में संगीत के जरिए। उस संगीत को पकड़ने के लिए जरूरी है कि हम कविता को बोल बोल के पढ़ें। और आप पाएंगे कि बोल बोल के पढ़ने से कविता का आधा अर्थ हमें समझ में आ गया। शेक्सपियर की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इट स्ट्राइक्स बिफोर इट स्पीक्स, यानी बोलने के पहले ही ये एक कौंध पैदा करता है। जैसे कि आसमान में बिजली चमकती है तो वो पहले कौंध हम तक आती है, उसके बाद आवाज आती है। वैसे कविता की कौंध आती है जो उसके संगीत में है। अब मैं उदाहरण के लिए एक कविता जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, रामदास, ये रघुवीर सहाय की कविता है। मैं इसको पढ़ता हूँ, कुछ पंक्तियों को पढ़ता हूँ, और तब आप देखें कि कैसे
इसके पढ़ने भर से उस कविता के वातावरण को हम महसूस कर सकते हैं। इसमें एक आदमी है रामदास और उसकी हत्या होने वाली। आप सोचिए, ये बहुत ही एक मार्मिक क्षण है, बहुत अवसाद, संताप, चिंता का क्षण है, और कविता कैसे इसको पकड़ती है अपनी लय में। चौड़ी सड़क, गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर, फिर रह गया सड़क पर सब थे। सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। अब बहुत ही शांत स्वर में रुक रुक कर इसकी पंक्तियां चलती हैं, और इस तरह उस वातावरण को जिसमें घनी बदली है और रामदास अकेला है, निहत्था है, और उसे मालूम है कि उसकी हत्या होगी, इस पूरे वातावरण को एक खास तरह की लय में प्रस्तुत किया गया है। तो ये दूसरा चरण है जिसमें हम बोल बोल कर कविता पढ़ते हैं, उसके संगीत के लिए, उसकी लय के लिए। अब तीसरा चरण है कि पहले तो हमने चुपचाप इसको पढ़ा खामोशी के साथ, दूसरी बार इसको पढ़ा बोलकर, इससे इसके संगीत का पता चला, और संगीत के जरिए कविता के मन का, उसके मिजाज का, उसके वातावरण का पता चला। अब तीसरा चरण है कि हम रुक के देखें कि इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम नहीं जानते। अगर ऐसा कोई भी शब्द है तो हम शब्दकोश का सहारा लें, उसका अर्थ पता करें और लिख लें। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सभी शब्दों को हम नहीं जानते, और कवि कई बार किसी एक खास शब्द का जिस तरह से व्यवहार करता है, जिस अर्थ में करता है, हो सकता है वो हमारे जाने हुए अर्थ से भिन्न हो। इसलिए भी हमको शब्दकोश का सहारा लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आज की कविता है, जो आपके यहाँ पढ़ाई भी जाती है, उसमें कई बार लोक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, राजेश जोशी मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं, तो हम सब की भाषा में ऐसे शब्द आएंगे जो वहाँ के स्थानीय शब्द हैं, और हो सकता है कि आप जो केरल में इसे पढ़ रहे हैं वो उन शब्दों को न जानते हो, तब कठिनाई होगी कुछ। इसलिए उन शब्दों का जानना भी जरूरी है। लेकिन वे शब्द जो भोजपुरी या मगही या अवधी या ब्रज से आएंगे, उनके लिए कोई शब्दकोश पर्याप्त नहीं होगा। हो सकता है वे शब्द आपको शब्दकोश में न मिले। तब क्या करें? तब बेहतर ये होगा कि हम किसी व्यक्ति से जो उस भाषा को जानता हो, उस सहभाषा को, उस लोक भाषा को जानता हो, उससे संपर्क करें, और संपर्क करके हम उसका सही अर्थ जान लें। जैसे, हालांकि अपना उदाहरण मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन मान लीजिए कि मेरी कविता जो नए इलाके में है, उसमें एक शब्द आता है ठकमकाता। अब ये ठकमकाता शब्द का अर्थ है हिचकिचाना, थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा पीछे हटना, फिर आगे बढ़ना, फिर बाएं जाना, दाहिने जाना, और इस तरह समझ में नहीं आना कि हम किधर जाएं, जिसको आप किंग कर्तव्य विमूढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन उससे ये भिन्न है।
ये हिचकने से भी भिन्न है। तो इसका अर्थ हमें जानना होगा। ये एक दिक्कत समकालीन हिंदी कविता के साथ खास तौर से होती है। ये पहले की कविता के साथ भी हो सकती थी, जैसे निराला की बहुत सी कविताओं में। एक उदाहरण मैं निराला से भी देता हूँ। लू के झोंकों झुलसे हुए थे जो, भरा दोंगरा उन्हीं पर गिरा। लू के झोंकों झुलसे हुए थे जो, भरा दोंगरा उन्हीं पर गिरा। अब दोंगरा शब्द मैं भी नहीं जानता था। मैंने पता किया और मैंने इसका एक दूसरे बड़े कवि त्रिलोचन शास्त्री से पूछा, त्रिलोचन से। उन्होंने कहा कि ये अवधी बैसवाड़ी का शब्द है, दोंगरा मत। ये तीसरा चरण है। अब इसके बाद चौथा चरण आ। चौथा चरण सबसे कठिन चरण। वो इस तरह है, कि बात करने में आसानी हो। ये मुक्तिबोध की कविता है और हिंदी की जो कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताएं हैं उसमें है ये, अंधेरे में। अंधेरे में, और उसकी शुरू की 4-5 पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर हम आमने सामने होते तो मैं कहता कि आप इन पंक्तियों को लिखें और तब हम लोग बात करें, लेकिन वो शायद अभी संभव नहीं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जिंदगी के, ये पहली पंक्ति। कमरों में अंधेरे, ये दूसरी पंक्ति। लगाता है चक्कर, ये तीसरी पंक्ति। कोई एक लगातार। आवाज पैरों की देती है सुनाई, ये पांचवी पंक्ति। बार 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 बार, ये छठी पंक्ति। अब मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अब देखिए, ये पंक्तियां छपी हुई भी हैं सीढ़ियों की तरह। आप जो इसको किताब में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पंक्तियां छपी हुई हैं सीढ़ियों की तरह। सीढ़ियों की तरह क्यों छपी हुई हैं? ये फिर जो पहला चरण था कविता पढ़ने का उससे जुड़ा हुआ है। इससे एक तरह की चढ़ाई का बोध होता है और एक तरह के चक्कर का भी बोध होता है। एक चक्करदार जीना, चक्करदार सीढ़ियां, उसका भी बोध होता है। लेकिन जो ये चौथा चरण है उसमें हमारा काम थोड़ा भिन्न है। इसके लिए संस्कृत में बहुत सुंदर शब्द है, अन्वय। संस्कृत में जब हम कविता पढ़ते हैं, जैसे कालिदास को पढ़ते हैं, वाल्मीकि को पढ़ते हैं, तो बिना अन्वय के हम नहीं पढ़ सकते। वो बहुत सामासिक भाषा है, सामासिक पद हैं और उन पदों को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है। यही तोड़ तोड़ के पढ़ने को हम अन्वय कहते हैं। हिंदी में इसके लिए अलग से कोई शब्द नहीं है और अंग्रेजी में भी कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम अन्वय शब्द का व्यवहार ही करेंगे। अब आप इन 4-5 पंक्तियों को देखिए जिसको अभी अभी हमने पढ़ा मुक्तिबोध का। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। आप इसको बिल्कुल गद्य की तरह पहले लिख लीजिए
और तब लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान है। मुक्तिबोध हिंदी के सर्वाधिक कठिन कवियों में माने जाते हैं, लेकिन इस विधि से, इस प्रविधि से यदि आप मुक्तिबोध को पढ़ें तो अर्थ तो तुरंत समझ में आ जाएगा, मोटा मोटी अर्थ लगभग समझ में आ जाएगा। जैसे जब मैंने इसको गद्य की तरह लिखा तब ये पंक्ति इस तरह से हुई। जिंदगी के अंधेरे कमरों में कोई एक लगातार चक्कर लगाता है। मैंने कुछ नहीं बदला, कोई शब्द, कोई कुछ भी नहीं बदला, बस मैंने उसको एक गद्य की तरह लिख दिया। जैसे एक पंक्ति गद्य में होती है, एक वाक्य होता है, जिंदगी के अंधेरे कमरों में कोई एक लगातार चक्कर लगाता है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया, ये जिंदगी है और इसके अंधेरे कमरे हैं और इसमें कोई लगातार चक्कर लगा रहा है कमरे के भीतर। अब इसके बाद हम इसके दूसरे अर्थों पर आएंगे बाद में, लेकिन पहले जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ लें। अब देखिए, इसको मुक्तिबोध ने इस तरह से लिखा है, मैं फिर पढ़ता हूँ। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अब एकदम जो गद्य की निपट पंक्ति थी, निपट गद्य की पंक्ति, वो किस तरह इतने लयपूर्ण, किस तरह इतनी लयपूर्ण कविता पंक्ति में बदल जाती है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम, तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्य में अंधकार ध्वनि सा, इस तरह। और तब लगता है कि अरे ये तो एक गद्य पंक्ति थी जिसको मुक्तिबोध ने इस तरह से बदल दिया। ये बहुत जरूरी है। चाहे कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी हो अथवा बहुत जो कविता पढ़ चुका है अनुभवी पाठक हो, सबके लिए यह प्रविधि बहुत उपयोगी है। नई से नई कविता, कठिन से कठिन कविता, किसी भी भाषा की कविता को हम इस तरह पढ़ सकते हैं। और दुनिया की हर भाषा में जो कविता लिखी जाती है वो ये काम करती है, यानी वो गद्य में जो शब्दों का क्रम है उसको बदल देती है। शब्दों के क्रम को बदलने से एक खास तरह की त्वरा, एक खास तरह का संगीत और प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके बिना कविता कविता नहीं हो सकती। अब कविता और गद्य में क्या अंतर है? ये बहुत कठिन है इसको कहना और समझना, लेकिन फिर भी जैसा हमने कहा कि एक गद्य की पंक्ति थी मुक्तिबोध की, उसे उन्होंने तोड़ करके शब्दों के क्रम को बदल करके इतने बड़े प्रभाव को उत्पन्न किया। और वापस उसको समझने के लिए हम फिर उसे गद्य में लिखते हैं। तो अंतर क्या है? संभवतः पॉल वैलेरी ने, फ्रांसीसी कवि ने कहा कि गद्य और पद्य का जो अंतर है वो उसी तरह है जैसे चलने का और नृत्य का। हम सब चलते हैं, चलना गद्य है, लेकिन यही चलना जब एक खास तरह से चलना होता है तो वो नृत्य बन जाता है और वो पद्य है। अब ये जो बोलचाल की भाषा है, एक गद्य का वाक्य है, उस वाक्य को एक खास घूर्ण से, एक खास त्वरा से, एक खास नृत्य सजाने से कविता बन जाता है, जो मुक्तिबोध के यहाँ अभी हमने देखा। तो ये चौथा चरण है और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर ये आपने कर लिया, अगर ये हमने कर लिया तो कविता का अर्थ खुल गया। कविता केवल अपने अर्थ में नहीं होती, कविता सब मिला के होती है,
और उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शाब्दिक अर्थ के परे है, जो शब्द के परे है, जो शब्दों के अंतराल में है, जो शब्दों के बीच में है, जो ध्वनियों में है, जो संगीत में है, और जिसे पंत जी कहते थे शब्दों का रोमहास। जैसे हमारे शरीर पर रोए हैं, जब कोई रोमांचक स्थिति होती है तो ये रोए खड़े हो जाते हैं, वैसे ही शब्दों के भी रोए होते हैं और वो रोमहास को पकड़ना जरूरी होता है। लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो भी तो जानना जरूरी है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये चौथा चरण। ये हम खुद भी करके देखें, अपने विद्यार्थियों को भी कहें, किसी को भी कहें। अब इसमें थोड़ा और करना पड़ सकता है। अभी जो मैंने पंक्तियां ली उसमें कोई शब्द हमको जोड़ना नहीं पड़ा, न घटाना पड़ा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें कोई शब्द जोड़ना या घटाना पड़े इसे एक पूर्ण गद्य वाक्य के रूप में लिखने के लिए। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है कविता के शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए। अब यहाँ तक आकर हमारा काफी काम हो गया, यानी हमने कविता को पढ़ लिया। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा वो लगभग चीर फाड़ करते हुए हमने कविता को पढ़ा। पहला पाठ जो था चुपचाप पढ़ना, दूसरा फिर जोर से पढ़ना, तीसरा फिर शब्दों के अर्थ को जानना, चौथा फिर उसे गद्य की पंक्ति के रूप में, गद्य के वाक्य के रूप में लिख के पढ़ना, ये सब हमने किया। लेकिन फिर भी हमको लगता रहा कि कुछ है जो छूट रहा है। जैसे एक कविता में केदारनाथ सिंह की पढ़ता हूँ। ये तीनों कविताएं जो मैंने चुनी वो हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से हैं, और ये कविताएं अपने अपने ढंग से हर पाठक को आकर्षित भी करती हैं और चुनौती भी देती हैं। अब ये कविता है छोटी सी केदारनाथ सिंह की, शहर में रात। मान लीजिए अब ये कविता आती है, हम सारे चरण जान गए हैं और इसलिए अब कोई कठिनाई नहीं होगी, और इसलिए अब हम एक नई कविता आखिर में ही पहुंच रहे हैं। अच्छा, ओके। तो इस तरह ये सारे चरण मिलकर कविता पाठ की प्रविधि को पूरा करते हैं, और हम अगर खुद भी पढ़ें और अपने विद्यार्थियों को भी इस तरह से पढ़ने को प्रेरित करें तो हम पाएंगे कि हर आदमी कविता को बिना किसी बाहरी मदद के समझ सकता है और समझने लगता है। मैंने खुद भी ऐसा करके देखा, हिंदी कविताओं के साथ भी, अंग्रेजी कविताओं के साथ भी, कभी कभी बांग्ला कविताओं के साथ भी, और मुझे लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब आप जो जिन कविताओं के उदाहरण मैंने दिए उसके अलावे भी आप किसी भी कविता को लीजिए और पढ़ के देखिए, और तब आपको लगेगा कि ये प्रविधि बहुत काम की है। इसी के साथ इतनी सारी बाधाओं के बाद भी हमने अपनी बातचीत, कुछ क्रम भंग जरूर हुआ, कुछ बाधा हुई, फिर भी पूरा किया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बोलेंगे, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, कोई असहमति हो। कविता सबसे ज्यादा असहमति को जगह देती है। कविता खुद एक असहमति है, कविता खुद अस्वीकार में उठा हुआ हाथ है। और ऐसे समय में जब लोग खामोश हों, चारों तरफ जुल्म हो, अन्याय हो, ऐसे में कविता का एक शब्द भी गोली दगने जैसी आवाज करता है। इसलिए मेरी समझ है कि आप अगर असहमत हो तब भी कहिए, कोई सवाल है तब भी कहिए। तो ये मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, और क्षमा भी चाहता हूँ कि इतनी, मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ इंटरनेट बहुत ख़राब हालत में है, लेकिन हम क्या करें। लेकिन आप यही समझिए कि दिल के तार मिले हुए हैं, भले इंटरनेट न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। अब आगे आप लोग चलाइए।
हम बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कविता पढ़ने का जो तरीका जो है वो 4 चरणों में आपने बता दिया, वो सही है। लेकिन शंका तो यही है, क्या सिर्फ 4 चरण ही है क्या? क्योंकि कभी-कभी कविता पढ़ते वक्त, कविता लिखने के जो काल जो है, उस समय का अवबोध भी होना चाहिए। जैसे कि अपने अंधेरे में बहुत ही बड़ा उदाहरण है। जैसे कि हम कहते हैं कविता की, जैसे आपने सही कहा, उसे अगर गद्य में हम लिख के देखेंगे तो कोई दूसरा अर्थ तो उससे निकलेगा नहीं, लेकिन उसका सही अर्थ निकालने के लिए उस कालखंड का, उस समय का अवबोध भी होना चाहिए ना। तो उसे क्या हम 5वें चरण के रूप में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बल्कि आप जो कह रही हैं उसमें और अगर हम थोड़ा जोड़ लें कि ये कविता लिखी गई थी राजनांद गांव में जहां मुक्तिबोध रहते थे। वो बहुत निर्जन स्थान हुआ करता था, एक महाविद्यालय का प्रांगण था उसी में ऊपर, और जिस जिस कमरे में वो रहते थे उसी कमरे के भीतर से एक चक्करदार जीना यानी सीढ़ी थी, ऐसे गोल घूमती हुई सीढ़ी जो छत पर जाती थी। और ये कविता अपने पूरी बनावट में उस जीने के घूमने की लय है, वलयाकृति जीने की, उसको अपने में समाहित किए हुए। तो अगर कभी ऐसा भी अवसर हो कि हम उन जगहों पर जाएं, उन कवियों के बारे में जानें, तो और भी अर्थ खुलेंगे और भी समृद्धि होगी। मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल। धन्यवाद सर। इसमें कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं गुरु दिवाकर सिंह के। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला है, कविता लेखन पर भी जरा बात हो जाए तो ये जो पूरा हो जाएगा। कविता पढ़ने के साथ साथ कविता लेखन के बारे में कवि की दृष्टि से आपकी ओर से कुछ बात हो जाए। और दूसरी बात है कि हास्य कविता पढ़ने की शैली पर भी जरा प्रकाश डालिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? हास्य कविता पढ़ने की शैली। अच्छा, इसमें 2 सवाल हैं और दोनों बहुत कठिन हैं। पहला तो है कि कविता लिखने की प्रविधि क्या होती है। इसका ऐसे तो कोई अलग से प्रविधि नहीं होती, ये 24 घंटे का काम चलता रहता है, ये काम कभी बंद नहीं होता। ये बहुत कुछ खेती की तरह है। जब किसान अपने कमरे में, अपने दालान में भी बैठा होता है, तब भी वो खेती का काम चल रहा होता है। बारिश होती है, धूप होती है, बादल होते हैं, और वो खेत अपने से काम करते रहते हैं। लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तब निश्चित रूप से ये सारी समस्या होती है। जैसे मुक्तिबोध के सामने वो आई होगी पंक्ति, कि उसको कैसे करें कि हम एक खास तरह की लय को, वक्रता को और वलयाकार लय प्रस्तुत करें। और तब उन्होंने पंक्तियों को वैसे तोड़ा होगा और पंक्तियों को वैसे सजाया होगा। लेकिन सबकी अलग अलग प्रविधि होती है, हर कवि अलग अलग ढंग से लिखता है, कोई इसका एक नियम नहीं है। फिर भी वो लगातार शब्दों की टोह में, शब्दों की खोज में तो होता ही है। अब इसमें मैं एक उदाहरण हिंदी से ही दे रहा हूँ। केदारनाथ सिंह जिनका हमने जिक्र किया, जब इनकी उम्र कम थी तो त्रिलोचन जी के साथ ये निराला से मिलने गए। निराला की कविता में एक शब्द आता है अर्घान, 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 अर्घान। तो केदार जी ने बस पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ। ये कम उम्र के थे, किशोर थे, कौतूहलवश इन्होंने पूछा। तो निराला ने हल्का सा डपटते हुए कहा, ये तुम अपनी दादी से पूछना इस शब्द का अर्थ। यानी ये शब्द लोक भाषा का शब्द है और तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी दादी जानती होंगी। तो निराला बहुत बड़े कवि थे और वो शब्दों की टोह में जिस तरह से रहते होंगे, घूमते होंगे, ये काम भी करना पड़ता है कभी, कि किस खास भाव के लिए, किस खास स्थान के लिए हम कौन सा शब्द चुने।
तो कविता लेखन में ये सारी बातें होती हैं, वो एक अलग से बहुत जटिल प्रक्रिया है। अब जहां तक मेरी कविताओं के पढ़ने का सवाल है, तो मैं उसके लिए भी कहूंगा कि बस ऐसे ही पढ़ा जाए, जैसे लिखा हुआ है पहले वैसे उसको पढ़िए और फिर पूरे वाक्य को पढ़िए। पूरे वाक्य को पढ़ना सबसे जरूरी है। एक अच्छी बात इधर की कविताओं में यह है कि वो पूरा वाक्य वहां लिखा जाता है। पहले बहुत से कवि पूरा वाक्य नहीं लिखते थे, है था ये सब छोड़ देते थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने ये शुरू किया और उनकी हर कविता में एक पूरा वाक्य होता है, वाक्यों से उनकी कविता बनती है। इन वाक्यों को अगर हम ठीक से पढ़ लें तो कविता समझ में आ जाती है। मैं समझता हूँ कि मेरी कविताओं को भी ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए। जी उसी तरह अध्यापकों के लिए भी कभी कभी ऐसे ही कविताएं, जैसे कि आपने जो कहा वो पूरे वाक्य पढ़ाकर हम सुनाते जरूर है, लेकिन जैसे कि मैंने 5वें चरण के बारे में आपसे पूछा, जैसे कि आपकी ही कविता है अखबारों में खबर दी, उन्हें एक एक वाक्य का जो विश्लेषण जो है उसके लिए काफी समय भी लगेगा और काफी हमें मतलब उस समय के साथ पाठकों का अवबोध होना जरूरी है। तो वो उसे ऐसे ही सपाट बयानी के रूप में हम पढ़ नहीं पाएंगे ही, तो समकालीन कविता की दिक्कत है। आपने पूरे वो जो समय का यथार्थ हमारे सामने रखा था, लेकिन उससे तो थोड़ा आसान है 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ने वाले समय पर आपने जो पर्यावरण पर जो कविता लिखा है, तो कहीं आपकी कविताओं पर ये जो व्यंग्य है और कहीं जो सपाट बयानी के रूप में हम समझ सकते हैं। तो आपका जैसे कि आप भी अध्यापक है, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि अध्यापक होने के नाते हमें वो जो सही विश्लेषण बच्चों तक पहुंचाने के लिए उस समय का जिक्र करना भी चाहिए, वो जो हिस्ट्री भी समझानी चाहिए ना। बिल्कुल एकदम सही कह रही हैं। जैसे कि जिस कविता का जिक्र आप कर रही हैं, खबर शीर्षक है उसका, और वो पहले संग्रह में है, जिसके आखिरी 4, जिसमें पूरी कविता तो भी हमको नहीं याद है, लेकिन जैसे है कि उसमें ये खबर थी एक कैलिफोर्निया में एक कुतिया ने 7 बच्चे जले। 36 किलो है वो हमें। अब अगर अभी आप टेलीविजन को देखें तो उसमें क्या है, वो यही सब खबरें तो दे रहे हैं। और जो असल खबर है, मौत की खबर, जुल्म की खबर, गरीबी भुखमरी की खबर, बेरोजगारी की खबर, उसको वो नहीं देते। तो वो कविता भी आखिर में जाकर के जो सबसे बड़ी खबर उस समय की थी, फांसी हुई थी किश्ता गौड़ भूमैया को। ये दोनों क्रांतिकारी लोग थे और आंध्र के थे, वहां फांसी हुई और ये खबर कहीं नहीं थी, किसी अखबार में नहीं। तो अंत में जाके वो कविता उठान लेती है, उसकी लय तेज होती है और वो कविता ऐसे होती है, एक खबर जो कहीं नहीं थी, किश्ता गौड़ को फांसी हो गई। एक खबर जो खबर नहीं थी, भूमैया को फांसी हो गई। तो ये तो करना, इसकी व्याख्या करनी होगी, इसको बताना होगा और ये भी कहना होगा कि इस तरह कविता जो है वो हमारे पास उन खबरों को लाती है जो खबरें दूसरे माध्यमों से हमें नहीं मिलती। ये केवल यही खबर नहीं, हर खबर, मेरे हृदय की खबर, मेरी आत्मा की खबर, मैं जो सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, अपने लोगों के साथ जो मेरे संबंध है, इस सब की खबर। इसलिए कविता की एक परिभाषा ये भी है जो एजरा पाउंड ने दी थी कि कविता वो खबर है जो हमेशा खबर बनी रहती है। अखबार पुराना पड़ जाता है, टेलीविजन चैनल तुरंत खत्म हो जाते हैं, लेकिन कविता कभी खत्म नहीं होती। श्रेष्ठ कविता वो हर बार एक नई खबर के तौर पर हमारे सामने आती है। तो आप सही कह रही हैं, उस समय के वातावरण को भी बताना पड़ता है, जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति है उसको भी। नहीं तुमने जैसे राम की शक्ति पूजा, निराला की कविता, इसके लिए स्वाधीनता आंदोलन को जानना जरूरी है, पहला ये। दूसरे, रामायण की जो परंपराएं हैं उनको जानना जरूरी है। तीसरे, कृत्तिवास रामायण जो बंगाल का रामायण है उसको जानना जरूरी है। ये सब जरूरी है। तो ये आप सही कह रहे हैं।
ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत सारी ऐसे ही कविताएं हैं जैसे कि पत्थर, हमारे कोर्स में है आपके जो कविता, और फिर चंद्रकांत देवताले की पत्थर की बेज, उसकी भी लास्ट पंक्तियों में यही तो हमें बताना पड़ेगा कि वो पता नहीं सबसे पहले यहाँ कौन आसीन हुआ, वो जो पंक्ति तो हमेशा होता रहता है। जैसे कि निराला ने रोटी पत्थर में इलाहाबाद को ही क्यों चुना है, इलाहाबाद की सड़कों पर उन्हें उसे देखा। तो इसी तरह की मुझे लग रहा है कि कविता पढ़ना बच्चों को सिखाते समय उन बातों पर अध्यापकों को ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है। और एक और बात है सर, किसी ने पूछा भी है कि ये जो रामचंद्र शुक्ल ने कविता के बारे में बताया था, जैसे कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, जैसे कि हृदय की मुक्तावस्था जो है रस दशा है, तो उसमें जरा आप विश्लेषण करके बता पाएंगे क्योंकि आजकल के जैसे समकालीन कविता के संदर्भ में। शुक्ल जी ने भी कोशिश की कविता की व्याख्या करने, कविता क्या है ये बताने की, कविता की परिभाषा बनाने की, लेकिन अंततः सारी परिभाषाएं कविता की अपर्याप्त होती हैं, अपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो चित्त की भी मुक्तावस्था है, जाहिर है वहाँ एक शांत रस में सब कुछ तिरोहित होता है। सारे भाव, चाहे वो उग्र भाव हो, प्रेम का भाव हो, घृणा का भाव हो, जुगुप्सा का भाव हो, सब की परिणति अंत में होती है विरुद्धों के सामंजस्य में, यानी शांत रस में। ये कविता हो सकती है, कविता की एक परिभाषा हो सकती है। और ये परिभाषा दूसरे आलोचकों ने भी ऐसी परिभाषा ही दी है, जैसे कॉलरेज ने, उनकी परिभाषा भी कविता को लेके ऐसी ही है। लेकिन केदारनाथ सिंह ने जो कविता लिखी उसमें यह है कि जब कभी पूछा गया कि कविता क्या है, तो उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आईं और मूछों पर थिरकती हुई हंसी याद आई, मुस्कुराहट, कि अंततः ये एक रहस्य है। कविता कैसे बन जाती है ये कोई नहीं जानता। फिर भी जो शुक्ल जी की परिभाषा है वो अभी तक हिंदी में सर्वाधिक मान्य परिभाषा है। बिल्कुल। और कुछ? सर एक मिनट सर, ये जो मैसेजेस मैं देख रही हूँ उसमें कोई हेलो। हाँ 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 सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। फिर भी मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, आपने जो बात बताई है कि जिस तरह से कविता के बारे में, तो उसी के अंतर्गत ऐसा भी कहा जाता है कि कविता जो है दो पंक्तियों के बीच, बिटवीन द टू लाइन्स कहा जाता है। उसके बारे में थोड़ा आप मार्गदर्शन करेंगे क्या? कविता का अर्थ जो है वो उसी में गृहीत होता है इस तरह से। हाँ, वो बिटवीन द लाइन्स ये अंग्रेजी का मुहावरा है कि कविता शब्दों में सिर्फ नहीं होती, शब्दों के अंतराल में होती है। जो मैंने शुरू में शेक्सपियर को उद्धृत किया, हाँ, कि इट स्ट्राइक्स बिफोर इट स्पीक्स। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, हाँ, तो पहले उसकी चमक, उसकी कौंध हम तक आती है, बराबर। उसके बाद वो आवाज आती है। आवाज अगर शब्द है तो कौंध पंक्तियों के बीच की जगह है, बिटवीन द लाइन्स है। यानी शब्दों का जो अर्थ होता है, कविता केवल वही नहीं है, अर्थ जो ध्वनित करते हैं, बराबर, वो कविता है वास्तव में। जैसे अब आपको हम एक प्राकृत की गाथा बस सुनाते हैं। हाँ, गाथा मतलब दोहा समझिए, बराबर। और उसमें एक कहानी हुआ करती थी। जी सर। उसमें है कि अब ये पुराने जमाने का समाज था कि हाँ, शाम हो गई, एक गांव है और कोई राहगीर आता है, अंधेरा हो गया है, वो कहता है अब मैं कहाँ जाऊंगा, मुझको ये कुछ जगह चाहिए। तो वो घर की स्त्री है, वो कहती है देखो जगह तो हमारे यहाँ नहीं है और मेरे पति परदेश गए हुए हैं, और यही एक जगह है, यहाँ मेरी सास सोती हैं जो अंधी हैं,
और उधर मेरे ससुर सोते हैं और उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तुम यहाँ सो जाओ। अब कविता तो इतनी हुई, लेकिन आप थोड़ा इस पर ध्यान दें कि इसका अर्थ क्या हुआ। आप सोचेंगी कि इसका अर्थ क्या है, वो स्त्री क्या कह रही है कि पति काफी परदेश गए हैं। हाँ, काफी अर्थ गांधीर्य लिए हुए है कविता। इसका हाँ, ये बहुत ही इरोटिक, जी। बहुत ही कामपूर्ण जी। व्यंजना है, लेकिन वो हाँ। कहीं नहीं है, वो कविता में नहीं है, लेकिन वो कविता के बाहर है। गूढ़ ऐसे अर्थ। ही, हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो बिटवीन द लाइंस का ये अर्थ, शब्दों के बीच जो कविता होती है उसका ये अर्थ। सजेशन, ध्वनि। और आनंदवर्धन जो संस्कृत काव्य शास्त्री हुए, उनका बहुत प्रसिद्ध है ध्वनि का सिद्धांत, वो यही है कि कविता ध्वनित करती है, सजेस्ट करती है। ये और कुछ डॉक्टर सर नमस्ते। अतुला नमस्ते डॉक्टर ने सर। पूछा है सर, कविता विशेष मनस्थिति में लिखी जाती है, कवि की विशेष मनस्थिति में कविता लिखी जाती है, क्या पाठक आपके द्वारा बताए गए चरणों में पूरी तरह से वो भाव पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता, सिर्फ कोशिश कर सकता है। और जाहिर है कि एक कविता के बराबर कोई भी पाठ नहीं होता। हाँ। हमेशा कुछ न कुछ छूट जाता है, हम ये जानते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके हम उसको समझने की कोशिश करें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो कविता मान लीजिए कि मैंने 18 साल की उम्र में पढ़ी, उसी को फिर मैं 30 साल की उम्र में पढ़ता हूँ, फिर 50 साल, फिर 75 साल की उम्र में, तो हर बार वो एक अलग पाठ भी होगा, क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव बदलता जाएगा और तब हमको लगेगा कि अरे इसका ये अर्थ भी था जो छूट गया था हमसे। जैसे निराला की ही एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, वह दृष्टि जो मार खा रोई नहीं। वह दृष्टि जो मार खा रोई नहीं। मैंने पहले भी पढ़ा था इसको, लेकिन इसका अर्थ बहुत बाद में मुझको बहुत ही कौंधा। अरे एक कमजोर आदमी जो मार खाता है और फिर भी वो रोता नहीं है, और वो ऐसी दृष्टि है जो मार खा रोई नहीं। इसमें कितना ज्यादा दुख है, कितना ज्यादा प्रतिरोध भी है, कितना ज्यादा घृणा भी है, सब कुछ है एक साथ, इतने भाव। तो ये मुझको बाद में समझ में आया। तो ऐसा भी होता है, कोई अंत नहीं है कविता को। जितनी बड़ी कविता होगी उसको उतना समय लगेगा। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर नमस्ते सर, मैं केरल से दीपक आनंदराव अंशुमान सर। हाँ, मैं इधर एक सरकारी हाई स्कूल का अध्यापक भी हूँ। जी मुझे थोड़ा लिखने का आदत भी है सर, कविताएं लिखने का आदत भी है। मैं आपसे यही एक एडवाइस चाहता हूँ जी। एक कविता को हम कई वादों में हम लिख सकते हैं ना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कई वादों में हम पिरोते हैं ना कवि के रूप में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सक्षम कवि बनने के लिए हमें किसी एक वाद पर टिकना पड़ेगा। मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, एक कवि होने के नाते अपनी कविता को और भी गौरवान्वित यानी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका क्या उपदेश है? हम केरल के हिंदी कवियों को आपका क्या सलाह है? धन्यवाद सर, साधुवाद सर, बहुत अच्छी धन्यवाद। बातें कही। पहली बात तो यह है कि हम किसी वाद के अधीन नहीं लिखते। जी। जो हमारा अनुभव है, जो हमारे दिल पर गुजरता है, हम उसको लिखते हैं। जी सर। और इसमें वाद तो बहुत बाद में आएगा, अगर आएगा तो। पहले अपने अनुभव को सच लिख दीजिए।
और जी कविता सर, लिखने जी का और लिखना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जी श्रेष्ठ कविता को पढ़ें। जी 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 जैसे दीप से दीप जलता है, वैसे ही जी जब आप सर, श्रेष्ठ कविता पढ़ेंगे तो आपको जी कविता लिखने की प्रेरणा मिलेगी। तब जी आपको सर, लगेगा कि अरे ये तो जो आसपास का जीवन है, इस पर कविता लिखी जा सकती है। जी यही तो बड़े कवियों ने किया। उन्होंने जी वो क्या सर, किया? जी अब आप तो केरल के हैं जहाँ इतने हाथी जी भी हैं। मैं जी वाल्मीकि रामायण से एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी उसमें सर, है कि शरत आ गया, माने अब जी जाड़ा आ गया, ठंडा पड़ने लगा। जी जी इसको जी कैसे कवि व्यक्त करेगा? वाल्मीकि जैसा भारत का महानतम कवि वो कैसे व्यक्त जी करेगा? जी सर, तो वो जी कहते हैं कि हाथियों का एक झुंड पानी पीने जाता है तालाब में, और जी जैसे ही वो सूंड डालता है, सूंड को उठा लेता है, सिकोड़ लेता है, क्योंकि पानी ठंडा जी हो गया। तो ये तो आप भी ओह देखते हैं जी रोज। इसी अनुभव को आप लिख लीजिए, जी बस कविता हो गई। जी सर, जी सर, आप जी जीवन को देखते रहें, सर, लिखते, बस। सर 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 ये भी बताइए सर, ये कवि सर हमारी कविता को पैना बनाने के लिए यानी गौरवान्वित बनाने के लिए, सक्सेसफुल कवि बनाने के लिए, बनने के लिए हमें और भी किस किन बातों पर सतर्क रहना पड़ता है सर, वो भी आपका सलाह मैं चाहता हूँ सबसे आपसे। मुख्य है कविता पढ़ना, और अधिक से अधिक पढ़ना, जी और भाषा का जी अभ्यास। देखिए, कविता के जी लिए प्रतिभा तो चाहिए, लेकिन अभ्यास भी जी चाहिए। बिना जी सर, परिश्रम के कविता संभव नहीं है। कवि लोग बहुत मेहनत सर करते हैं। जैसे जी संगीतकार सर, रियाज करता है, संगीतकार बहुत परिश्रम करता है, वैसे ही जी कवि जी भी बहुत अभ्यास करता है, बहुत परिश्रम करता है। तो आप परिश्रम करेंगे तो लिख लेंगे। जी 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 सर सर, नमस्कार। जी सर, ओके ओके सर, नमस्कार। आपका पास प्रश्न। सर मैं डॉक्टर वीरेंद्र सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। हम्म। सर मेरा प्रश्न ये है कि कवि जिस संदर्भ में और परिस्थितियों में कविता लिखता है, कभी कभी हम व्याख्याता या कविता पढ़ाने वाले उसके अर्थ को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं और विशद बना देते हैं। क्या ये कवि की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी या कविता को सम्मान देने वाली बात हो सकती है? नहीं, ठेस पहुंचाने को तो सवाल ही नहीं है। होता यह है कि कोई भी कविता, अब तुलसीदास की पंक्ति है, उपजहि अनत अनत छवि लहै। ये उत्पन्न कहीं होती है और इसकी छवि कहीं और आती है, सौंदर्य इसका कहीं और भी प्रकट होता है। वैसे ही कोई भी पंक्ति बहुत से अर्थ देती जाती है, और हर पाठक उसको अपने ढंग से भी उसकी व्याख्या कर सकता है, और स्वतंत्र है वो व्याख्या करने के लिए। इससे कविता कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं होती, अगर वो उसकी व्याख्या कर सके, उसमें कुछ ज्यादा जोड़ सके तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा करना ही चाहिए। बल्कि नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे महाभारत, हम क्यों पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, कालिदास? उसको हम नए ढंग से पढ़ते हैं, और नए ढंग से पढ़ना ही जो है वो उसकी नई व्याख्या है। वही नहीं है जो धन्यवाद उन्होंने सर। सोच के लिखा था। और कुछ? सर आजकल जो पुरानी सर कविता- एक और भी सर, एक और भी डाउट है सर। तो पुनर्पाठ के बारे में वो भी पढ़ने, कविता पढ़ने की एक दूसरी शैली है पुनर्पाठ। जैसे कि कबीर के भक्तिकालीन जो भक्तिकाल के कवि कबीर की कविताओं का, और राम की शक्ति पूजा जैसे कि आपने कहा निराला की, तो वर्तमान संदर्भ से जोड़कर उनका पुनर्पाठ भी हो रहा है। वो भी कविता पढ़ने की एक विधि है, तो उस पर भी बिल्कुल, जरा प्रकाश डालिएगा। बस वही है पुनर्पाठ, मतलब फिर से पढ़ना किसी भी कविता को। जो जैसे कबीर को पढ़ा गया, लेकिन वो पढ़ना एक पढ़ना था। प्रेमचंद ने जब कफन कहानी लिखी तो उसको अलग ढंग से पढ़ा, ठगनी क्यों नैना झमकावे। अब ये बिल्कुल अलग प्रसंग में वो पंक्ति आ गई कबीर की कफन कहानी में। तो हर बार हम किसी भी पंक्ति को, किसी भी कविता को नए ढंग से पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं। तो यही पुनर्पाठ। आखिर हर पाठक का अपना जीवन है, अपना अनुभव है,
और उस अनुभव के आलोक में वो किसी भी कविता की फिर से व्याख्या करता है। यही पुनर्पाठ। ठीक है। ठीक है। हाँ, आपकी कविताओं पर शोध करने वाले बहुत सारे शोध छात्राएं इसमें हैं और छात्र भी हैं, और सभी से अनुरोध है, ये वातायन खुला है चर्चा का। आप सीधे अपने कवि अरुण कमल जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको भी मैं स्वागत कर रही हूँ, जैसे शोध करने वाले बच्चों को। अभी जलगा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? टीचर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ सुमट। हाँ हाँ, सोफिया जी। नमस्ते सर। आपसे ये आपकी कविता पुतली में संसार, उसका हमने हमारे कॉलेज में है वो पढ़ाने के लिए। 2 कविताएं हैं एक्चुअली आपकी, मुक्ति भी है और पुतली में संसार। उसमें जब विखंडन की बात आती है, पाठ के पुनर्पाठ की बात आती है, तो एकेडमिक तौर पर ये कैसे सफल हो सकता है? जैसे दिक्कत आ जाती है जब एक ही पाठ का कई अर्थ निकलता है, उस पर आप टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। एक पाठ के कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन ये निकलेंगे एक ही कविता से, इसलिए बहुत अलग नहीं होंगे कई बार। जैसे पुतली में संसार कविता जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वो महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है, और वो वास्तव में जो प्रेम के अनुभव हैं उस पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो कविता जो पुतली में संसार शीर्षक है, ये उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत का प्रत्याख्यान करती है। उत्तर आधुनिकता का मानना है कि कोई मेटा नैरेटिव नहीं है, कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसी छतरी कोई ऐसा छतरी सिद्धांत नहीं है, अम्ब्रेला थियरी, जो सब कुछ को एकजुट कर ले। लेकिन ये कविता पुतली में संसार, यानी ये एक पुतली में समूचा संसार समा सकता है। सब कुछ के लिए हम एक सिद्धांत गढ़ सकते हैं जो सब कुछ की व्याख्या कर सके। इस तरह ये उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत की, जो अलग अलग टुकड़ों में बांट के देखने का सिद्धांत है, उसके विरोध में ये कविता जाती है। लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। ये शुरू होती है प्रेम के अनुभव से और खत्म भी होती है वही। और प्रेम ऐसा है जो सब कुछ का समाहार करता है। प्रेम की शक्ति सर्वाधिक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ का समाहार कर लेती है, समूची सृष्टि को समेट लेती है। यही पुतली में संसार का आशय है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको अलग ढंग से पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। बस उसको सिद्ध करना होगा कि उसने उसको ऐसे पढ़ा। आलोचना में सिद्ध करना बहुत जरूरी है। जैसे वैज्ञानिक सिद्ध करता है, वैसे ही एक आलोचक भी जो कहता है उसको सिद्ध करता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। और कोई है प्रश्न पूछने के लिए? कोई बात नहीं, अब तो 6 बजने भी जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर सभी को समय तो देना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ सर। अरुण कमल जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हेलो। हाँ हाँ अरुण कमल जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं विजय कुमार, शायद आप याद करते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, केरल से। हाँ हाँ, नहीं आपसे मिले भी हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल। जी, आपका भाषण सुनते समय बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शंका ही है। आप तो केरल की कविताओं से, विशेषकर मलयालम और हिंदी दोनों कविताओं से आप परिचित हैं। यहाँ की कवि जैसे सच्चिदानंदन हो या के.जी. शंकर पिल्ला हो या अटूर रविवर्मा हो, या हिंदी में लिखने वाले मेरे गुरुवर अरुंदाक्ष जी हो या पी.वी. विजयन जी हो या षणमुगम जी हो, अन्य कई कवि हैं। आमतौर पर केरल की कविता को आप किस प्रकार देखते हैं? विशेषकर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हिंदी की जो व्यापक दुनिया है,
हिंदी कविता की एक व्यापक दुनिया है, उसके संदर्भ में केरल जैसे एक छोटे प्रदेश की कविता को, वो चाहे मलयालम हो या हिंदी हो, आप किस प्रकार देखना चाहते हैं और उसका मूल्यांकन आप किस प्रकार करना चाहते हैं? और एक सवाल ये भी है कि पढ़े हुए कवियों में, हिंदी हो या मलयालम हो, आपको केरल के कौन से कवि सबसे सक्षम दिखाई दिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि केरल को आप छोटा प्रदेश कह रहे हैं, लेकिन ये भाषा बहुत बड़ी है, एक महान भाषा है जहाँ तुंजन जैसे महान रचनाकार हुए, और मैं उस तुंजन महोत्सव में भी गया हूँ। मुझे मलयालम उपन्यास भी बहुत प्रिय हैं और तकड़ी मेरे बहुत ही प्रिय उपन्यासकार हैं, मैं उनके घर भी गया हूँ। मुझको बहुत प्रिय हैं वल्लतोल भी और कुमार आशान भी। मैं कुमार आशान के घर भी गया हूँ, और कुमार आशान जैसे कवि भारतीय भाषाओं में बहुत ही कम है, इसलिए मलयालम में मुझको जो सबसे बड़ा कवि 20वीं शताब्दी में लगते हैं वो कुमार आशान है, और फिर वल्लतोल। हिंदी कवियों में कई हैं, अरविंदाक्षन जी का नाम लिया आपने, षणमुखम जी का नाम लिया, और कुछ नए लोग भी हैं जो इधर लिख रहे हैं, जो विद्यार्थी भी हैं वो भी, जिनका नाम अभी तुरंत मुझको याद नहीं है, तो वो भी मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। मलयालम में बिल्कुल नए कवि, मैं जब आलोचना का संपादक था तो मैंने 4-5 एकदम नए मलयाली कवियों को छापा था, जिसमें संभव कुछ नाम ठीक से मुझको याद नहीं, एक टी जोसेफ थे, सारा करके थी, और कई लोगों को मैंने छापा था। डी विनय चंद्रन भी बहुत अच्छे कवि हुए, चुल्लीकार ने शुरू में अच्छी कविताएं लिखी थी, तो इन सब लोगों के साथ मेरे संबंध भी रहे कुछ के साथ। तो मलयालम कविता का बहुत गहरा संबंध हिंदी कविता से है। सच्चिदानंदन तो इधर ही रहते हैं और उनसे अक्सर भेंट भी होती है कार्यक्रमों में। शंकर पिल्लई बहुत ही अच्छे कवि हैं और मलयालम के जीवन को उन्होंने बहुत ही मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। तो मेरा तो मानना है कि हिंदी कविता मलयालम कविता के बहुत करीब है, क्योंकि दोनों में एक बात है कि वो जन जीवन के बारे में है, एक प्रतिरोध की भावना उसमें है, और जीवन से अगाध प्रेम है। इसके लिए मैं मलयालम कविता का बहुत सम्मान करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं संध्या मेनन बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हैं? जी अच्छी हूँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर, आपसे एक सवाल और पूछना था। हाँ सर, मुझसे एक बार पूछा गया था कि आपकी कविताओं की तुलना मलयालम के किस कवि के साथ हम कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा? अभी तो हमने हमारी जो सुगोधा कुमारी टीचर हैं उनका नाम लिया था। अच्छा, सुगता कुमारी, हाँ बहुत अच्छी कवि हैं सुगता। हाँ जी, सुगता है, सावित्री राजीवन है, हाँ बहुत ही, अरे सुगता तो बहुत बड़ी हैं। मैं मुझको उनका नाम शुरू में लेना चाहिए था जी। सुगता, सावित्री राजीवन कई हैं, बहुत अच्छी हैं। जी आपने शायद सही लिया। और फिर अभी के कवियों में आप शंकर पिल्लई का नाम भी ले सकते हैं। हाँ जी, शंकर पिल्लई की कविताओं से आपकी तुलना कर सकते हैं, बहुत सी समानताएं है उसमें। जी सर। समय का जो अंकन जो है दोनों में हम देख सकते हैं, सही अंकन जो है शंकर पिल्लई की कविताओं में और आपकी कविताओं में हम देख सकते हैं। जी सर, एक और सवाल था सर। हाँ, आपकी कविताओं में अगर मनोवैज्ञानिक यथार्थ को देखना होगा तो किन किन कविताओं का नाम हम ले सकते हैं? मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करती आपकी कई कविताएं।
ये तो तुरंत ऐसे बताना मुश्किल है, लेकिन जी। ऐसी बहुत सी कविताएं होंगी जो हमको देख के बताना होगा। अभी तुरंत हमको ऐसे शायद नहीं याद आए, लेकिन ऐसी बहुत सी कविताएं हैं, खासतौर से चौथे और पांचवें संग्रह में तो बहुत हैं। पुतली में संसार में भी और मैं वो शंख महाशंख, इन दो संग्रहों में ज्यादा कविताएं हैं, और नए संग्रह योगफल में भी कुछ है। आप अलग से हमको फोन करिएगा तो हम फिर देख के बतलाएंगे आपको। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जरूर सर बहुत अच्छा लगा सर आपका व्याख्यान नहीं सुन नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा, बस ये बीच में बाधा आती रही, अब क्या करें। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर। हाँ भारत जी। हाँ नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से भरत भेरे बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी एक आशंका यही रही है कि कवि एक अपने अलग परिवेश में कविता का निर्माण कर लेता है, उससे हम लोग पढ़ाते समय अध्यापक एक अलग परिवेश में उसे पढ़ाते हैं और सुनने वाले बच्चे एक अलग परिवेश में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो क्या इन सब के लिए हर कविता का आलोचनात्मक लेखन जो हुआ है वह पढ़ना अध्यापक के लिए कितना आवश्यक है, आप क्या समझते हैं? आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। कवि का अलग परिवेश होगा, शिक्षक का अलग होगा, विद्यार्थी का अलग होगा, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाठ एक ही होगा, यानी कविता एक ही होगी। और कविता, साहित्य और कला, इसके जो बहुत से काम हैं उसमें एक काम ये है, और जो बहुत बड़ा काम है, कि कैसे एक व्यक्ति विशेष में सार्वभौमिकता उत्पन्न की जाए, कैसे एक अनुभव को, एक व्यक्ति के अनुभव को सार्वभौमिक अनुभव बना दिया जाए। सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन अनुभव। जो कविता जितना ज्यादा ये करती है वो उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जैसे आप नामदेव ढसाल को लें या विंदा करंदीकर को लें, इनकी कविताओं में ये खूबी है कि वो चाहे कोई भी पढ़ेगा, कहीं भी पढ़ेगा, तो उससे तादात्म्य का अनुभव करेगा। जो बड़े कवि होते हैं वो एक अनुभव को, एक व्यक्ति विशेष के एक अनुभव को सार्वकालिक, सार्वजनीन, सार्वभौमिक बना देते हैं, वो सबका अनुभव हो जाता है। जैसे आप किसी का लीजिए, शेक्सपियर के किसी भी नाटक को लीजिए, वो सबका अनुभव बन जाता है। हैमलेट, वो सबका अनुभव है, ऐसे होता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा अंतर भी होगा, लेकिन वो सब आके मिलेंगे एक जगह। जैसे हर आदमी आदमी है, वैसे ही हर कविता को पढ़ते हुए हर आदमी वही आदमी होता है, और तीनों आदमी जो होंगे वो कहीं न कहीं एक आदमी होंगे। ये ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि अभी जो प्रश्न जो है वो खत्म हो गया है, और सर ये भी बच चुके हैं। हम ये सेशन अभी समाप्त करने का समय आ गया है। अरुण कमल जी, आप, मुझे लग रहा है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको साक्षात हमने कैमरा ऑन कर दिया तो यहाँ बीच में चला है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि काफी ज्ञानवर्धक भाषण जो आपने रखा था। क्योंकि कविताओं के बारे में नहीं, कविता कैसे पढ़े, एक नया विषय है और प्रासंगिक विषय है, और अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए लाभदायी था ये जो सेशन। आपने बहुत ही सरल तरीके से, ही तो बड़ी बात है, बहुत ही सरल तरीके से सारगर्भित रूप में आपने हमारे सामने अपना वक्तव्य रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सेशन की औपचारिकतावश मैं इसकी संयोजिका शबाना जी को धन्यवाद अदा करने के लिए बुलाना चाहूंगी। शबाना।
हेलो, आवाज सुनाई दे रही है ना टीचर? हाँ, सबको एक बार फिर नमस्कार। तो आज जो तकनीकी समस्याओं के बावजूद भी हमने ये कार्यक्रम पूरा कर दिखाया है। तकनीकी हमारे साथ है, एक बार फिर हमने ये जा लिया है। बीच में जो गड़बड़ी हो गई उसमें सर को भी बहुत सारी तकलीफें हो गई, फिर भी वो बार-बार कोशिश करके हम हमारे साथ जुड़ गए और हमारे इस प्रयास को सागर बनाने में अरुण कमल जी का योगदान बहुत बढ़िया है। हम जो अध्यापक हैं, जो कभी-कभी कविता पढ़ाते समय हमें ऐसा लग जाता है कि कविता कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे उसे पढ़ाया जा सकता है। तो एक बार पढ़ते समय हमें एक अर्थ निकलता है और एक बार पढ़ते समय हमें और एक अर्थ निकलता है। जिस सालों से हम एक ही कविता पढ़ाते आए हैं किसी कक्षा में, तब हर एक बार पढ़ाते समय अलग-अलग अर्थ हमारे सामने। तो आपने हमें यह भी कह के बताया कि किस तरीके से कविता को पढ़ना चाहिए। जो कभी-कभी कहा करता है कि तो पंक्तियों के बीच में से उसे पढ़ना चाहिए। तो आपने कहा, जो अंग्रेजी में कहा गया इन बिटवीन वर्ड्स, तो उसका भी आपने यहाँ पर जिक्र किया है और मुझे भी बहुत बढ़िया जो जानकारी प्राप्त हुई है इस सेशन से। तो इस प्रकार की जो व्याख्यान माला चलाने में हमारी मदद देने वाले हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय को और हमारी विभागाध्यक्षा बिट्टू एलसार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और खासकर अरुण कमल जी हमारे जो आज के मेहमान हैं, आपने बहुत बखूबी ढंग से उसके बारे में हमारे बच्चों से हो या हमसे हो, आपका जो ज्ञान हमसे बांट दिया है, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने बहुत अच्छे जो उदाहरण भी दिए हैं, क्योंकि तो राम की शक्ति पूजा पढ़ाते समय इतने जो उसके जो विशाल अर्थ है, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने कहा था जिन जो रामायण को पढ़ने के बावजूद भी ये इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार एक विशाल ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए अरुण कमल जी आपको आपके सामने मैं नतमस्तक हूँ। आपके इस सेशन से, इस लेक्चर से जरूर यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए होंगे उन सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आगे भी आपकी जो प्रयास कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए और हमारे जो ये जो संबंध है आगे भी इस प्रकार बने रहे। और इस जो व्याख्यान माला को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारी जो संचालिका महोदया, हमारे ही विभाग के सुमा जी के प्रति भी मैं आभार हूँ। और यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालयों से लोग मौजूद हैं, आप सबके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हुई समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते और एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ हम फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। हिस्सा लेते हैं पढ़ने के लिए। बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर हैं, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा